जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी जा रहा था कि सर नियोजन नीति को लेकर क्या अपडेट है। तो आज के इस वीडियो में हम A to Z जो नए नियोजन नीति है उसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना ना भूले। दोस्तों चलिए आइए बात करते हैं कि झारखंड का जो नियोजन नीति जिसे कोर्ट में चैलेंज किया गया था और फाइनली 16 दिसंबर 2022 ईस्वी को झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। उसके बाद सरकार पे कंटिन्यू ये प्रेशर है कि जितना जल्द से जल्द हो सके वो नियोजन नीति बनाकर और सारे एग्जाम को क्लियर कराए और जो भी पेंडिंग वैकेंसी है उसको लाने की कोशिश में है सरकार। तो इसके लिए सरकार पे एक बहुत ही भयानक तरीके से दबाव बना हुआ है। तो सरकार ने इसका बीच का रास्ता निकाला है। ठीक है, हालांकि ये अभी नियोजन नीति जो है उसमें कुछ और प्रोसेस बचे हुए हैं। तो A to Z हम आप लोगों को समझा देते हैं, फिर किसी तरह का कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हाई कोर्ट में जब इसे चैलेंज किया गया था तो उसमें दोस्तों दो चीजों को लेकर चैलेंज किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि जो नियोजन नीति तैयार किया गया था हेमंत सरकार में, उसमें पहला प्रॉब्लम यह था कि 10th और 12th जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उनके लिए 10th और 12th अनिवार्य कर दिया था झारखंड से। ठीक है, अगर वो 10th और 12th झारखंड से हैं तो फॉर्म को डाल सकेंगे, अन्यथा नहीं डाल सकेंगे। और दूसरा जो था सबसे बड़ी समस्या दोस्तों कि पेपर 2 में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को रखा ही नहीं गया था। ठीक है, तो यही दो चीज को लेकर, हालांकि इसे कहा गया था कि असंवैधानिक और रियली में असंवैधानिक था, इसी को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया था। और हाईकोर्ट का जब जजमेंट आया तो ये सब कुछ क्लियर हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन उसके बाद सरकार पे अब प्रेशर बनने लगा कि नया नियोजन नीति को किस हिसाब से तैयार किया जाए। तो दोस्तों सरकार ने नया नियोजन नीति को तैयार कर लिया है और अब जो सरकार ने नया नियोजन नीति को तैयार किया है उसका नाम भी उन्होंने बदल दिया है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संशोधित नियमावली 2023 रखा है। ठीक है, फिर से आप सुन लीजिएगा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संशोधित नियमावली 2023 इसको रखा गया है। अब इसमें बदलाव क्या किया गया है तो देखिए, दो महत्वपूर्ण बदलाव जिसे कोर्ट में लेकर चैलेंज किया गया था वो दोनों को खत्म कर दिया है। सबसे पहला चीज, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों 10th और 12th जो अनिवार्यता था उसको खत्म कर दिया गया। जरूरी नहीं है हाँ, लेकिन ये कोई इससे अब कोई बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है, आप ध्यान से समझिए, क्योंकि जो झारखंड सरकार के द्वारा जो नए नियोजन नीति को तैयार किया गया है वो 60% और 40% को लेकर तैयार किया गया है दोस्तों। ठीक है, इट मींस कहने का मतलब है कि 60% जो सीट है जिसपे सिर्फ झारखंडियों का हक होगा। ठीक है, झारखंड के लोग ही इसमें अपना मतलब फॉर्म को डाल सकेंगे और जो 40% है दोस्तों उसमें से कहीं के किसी भी राज्य के लोग जो हैं अपने फॉर्म को डाल सकेंगे, यहाँ पे मतलब आकर के जो नौकरी कर सकेंगे। हालांकि ये भी सही नहीं है, लेकिन तत्कालीन स्थिति को देखा जाए तो दोस्तों ना मामू से अच्छा है कि काना मामू, मतलब कुछ नहीं से अच्छा कुछ अच्छा है कि चलिए भाई कुछ तो सुधार किया गया। हालांकि ये 2016 से भी पहले यही था, बहुत कुछ नया नहीं है इसमें। पहले भी यही था कि 60% झारखंड के लोग जॉब करेंगे और जो 40% है वो बाहरी के लिए रहेगा। हालांकि ये आप सबको पता है कि ये क्यों लाया जा रहा है, ये नियोजन नीति इसलिए लाया जा रहा है ताकि ये 40% में दोस्तों, हालांकि कहना सही नहीं होगा लेकिन ये 40% में खूब जमकर जो सरकार है वो पैसा कमाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस नियोजन नीति को लाया जा रहा है। अब समस्या यह है कि 60% या फिर जो बी नॉन गैजेटेड वैकेंसी है या सी ग्रेड के या डी ग्रेड के जो वैकेंसीज है उसमें आप झारखंडी मानेंगे किसे? आखिर झारखंडियों को मौका दे रहे हैं तो आप किस आधार पे कहेंगे कि ये झारखंडी है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से उठ करके आए हैं या फिर जो यहाँ के नहीं है, पार्टिकुलर यहाँ के नहीं है, अब उन्हें किस क्राइटेरिया से आप झारखंडी मानेंगे? तो इसके लिए आप सभी को पता होगा कि रघुवर दास के द्वारा एक संकल्प संख्या जो 3198 था उसे लागू किया गया था। हालांकि दोस्तों इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। ठीक है, ये जो नए नियमावली है इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निभाने वाला है। क्यों? क्योंकि सरकार को अगर रद्द करना था, हेमंत सोरेन ने जो पहले का नियोजन नीति को रद्द किया उसके साथ चाहती तो इसे भी रद्द कर सकती थी, लेकिन इसे रद्द नहीं किया गया। झारखंड के स्थानीय हम किसे मानेंगे, किस आधार पे मानेंगे, है ना, ये सारा डिटेल हम आपको यहां बता देते हैं। वैसे लोग जो 60% में अपना फॉर्म को डाल पाएंगे। ठीक है, बाकी 40% के लिए दोस्तों ये बाहरी का रास्ता खोल करके रखा है जो नहीं होना चाहिए, जेन्युइनली तो दोस्तों नहीं होना चाहिए। क्योंकि झारखंड राज्य का अपना जॉब है, झारखंड राज्य में ज्यादातर मतलब मैक्सिमम के 100% मौका जो है यहाँ के युवाओं को मिलना चाहिए, लेकिन ये बात सरकार को समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, हालांकि कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए कि जो संकल्प संख्या 3198 जो रघुवर
रघुवर दास के द्वारा जो पारित किया गया था, है ना, उसमें उन्होंने कहा था कि झारखंड के स्थानीय निवासी हम किसे मानेंगे। इसके लिए उन्होंने 5-6 महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा किया था। जैसा आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में कि संविधान का जो भाग 2 है जिसमें सिटीजनशिप के बारे में पढ़ाया जाता है, तो सिटीजनशिप जो है दोस्तों वो आप किस आधार पे देंगे, है ना, इन तमाम चीजों के बारे में बताया गया है कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। बाहर से अगर लोग आए हैं तो उन्हें कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, तब उसे भारतीय कहेंगे। तो उसी तरह से झारखंडी आप किसे कहेंगे, है ना, इसी को लेकर एक स्थानीय नीति बनाया गया था जो संकल्प संख्या 3198, ये शायद 18 अप्रैल 2016 में इसे बनाया गया था, लेकिन लागू किया गया था 2 साल के बाद किया गया था, 18 या 19 में लागू किया गया था। ठीक है, तो इसमें दोस्तों साफ इन्होंने क्लियर कर दिया है कि राज्य के भौगोलिक सीमा में जो निवास करता हो, ठीक है, साथ ही साथ उनके पूर्वजों के नाम से सर्वे खतियान हो, वैसे लोग को झारखंडी माना जाएगा। क्लियर, पहला पॉइंट को आप ध्यान से समझिए। राज्य के भौगोलिक सीमा मतलब राज्य का जो ज्योग्राफिकल एरिया है ना, इसके अंदर वो निवास करता हो और निवास करने के साथ साथ उनके पूर्वजों का दादा परदादा पापा जी किन्हीं का नाम से सर्वे खतियान हो तो उन्हें झारखंडी माना जाएगा। हालांकि दोस्तों इसमें एक और प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे झारखंड में जो भूमिहीन है। ठीक है, अब भूमिहीन है तो ऑब्वियस सी बात है वो सर्वे और खतियान से उनको कोई मतलब ही नहीं है, तो और अगर वो झारखंडी है तो उनकी पहचान कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए भी उन्होंने रास्ता खोल कर रखा कि जो भूमिहीन लोग हैं तो भूमिहीन लोगों की पहचान जो है वो ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसका क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया है कि ग्राम सभा के द्वारा आप ये सर्टिफिकेट तैयार करके लाइए, ये चीज लिखवा करके लाइए, हम आपको झारखंडी मानेंगे। ठीक है, और जो भी बी ग्रेड का जो नॉन गैजेटेड वैकेंसी है, सी ग्रेड और डी ग्रेड का जो भी जॉब है उसमें फिर आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, वैसे लोगों के लिए जो भूमिहीन है। ठीक है, जिसके पास अपना भूमि नहीं है। दूसरा इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि अगर वो 30 वर्षों से झारखंड में रह रहा हो तो उसे झारखंडी माना जाएगा। दोस्तों ये हेमंत सोरेन का किया हुआ नहीं है, ये रघुवर दास का किया हुआ है, जो हेमंत सोरेन के द्वारा रद्द नहीं किया गया है, इसलिए मान सकते हैं आप कि अभी भी जीवित है। समझ रहे हैं, जहां पे आपको 60% में जो मौका मिलेगा ना वो इसी के आधार पे मिलेगा। जिनके पास भाई जो झारखंडी है, प्योर झारखंडी है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये भी बता रखा है कि किस आधार पे आपको झारखंड का दर्जा मिलेगा, आप झारखंडी कहे जाओगे। तो दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, अगर आप 30 साल से झारखंड में रह रहे हैं तो भी आपको झारखंडी माना जाएगा। तो तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है झारखंड सरकार का कर्मचारी अगर आप हैं या फिर झारखंड सरकार में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो भी आपको झारखंडी कहा जाएगा, मतलब झारखंड में नौकरी करने या फिर झारखंड का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, एक तरह से होता है ना कि जैसे भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा, उसी तरह से अगर आप झारखंड सरकार के कर्मचारी हैं या फिर झारखंड सरकार में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप झारखंड राज्य के निवासी माने जाएंगे, परमानेंट निवासी माने जाएंगे। ठीक है, चौथा कहा है कि अगर भारतीय सरकार में अगर आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, झारखंड से हट के अगर मान लिया कि आपका जॉब सेंट्रल लेवल पे है और सेंट्रल लेवल में जॉब करने के साथ साथ अगर आप झारखंड में निवास कर रहे हैं तो भी आपको झारखंड का निवासी माना जाएगा। ध्यान से समझिएगा, नौकरी आप कहां कर रहे हैं तो सेंट्रल में कर रहे हैं, लेकिन आप रह कहां रहे हैं, झारखंड में कर रहे हैं। ठीक है, तो भी आपको झारखंडी माना जाएगा, मतलब झारखंड के निवासी माना जाएगा। तो ऐसे लोग के बच्चे बेटा बेटियां जो भी है वो अपने आप को झारखंडी कह सकते हैं और झारखंड के वैकेंसीज में अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये 60% में वो अपना फॉर्म को डाल सकते हैं। क्लियर, अब आगे देखिए, आगे पांचवा क्या करा है कि झारखंड राज्य में संवैधानिक या विधिक पद पर नियुक्त व्यक्ति को भी झारखंड के वासी माना जाएगा। ये क्लियर है। और छठा में दोस्तों, छठा में भी बहुत कुछ क्लियर किया है कि जिनका जन्म झारखंड में हुआ हो तो जन्म के आधार पे आप झारखंड के वासी कहे जाएंगे। ये आपका मूल अधिकार भी है, संविधान से भी मिलता है कि भाई भारतीय आप कहे जाएंगे तो जहां जिस राज्य के हैं वहीं के माने जाएंगे। ठीक है, तो जिनका जन्म झारखंड में है तथा अगर मैट्रिकुलेशन या फिर मैट्रिकुलेशन के समकक्ष किसी, मतलब अगर आप एजुकेशन झारखंड में स्थित अगर कोई किसी विद्यालय से आप किए हुए हैं तो भी आपको झारखंड का वासी माना जाएगा, झारखंड का निवासी माना जाएगा। तब जाकर के आप इस 60% वाले में फाइट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो दोस्तों अगर आप झारखंडी नहीं है, झारखंड का मूल पत्र आपके पास नहीं, हालांकि झारखंडी मतलब उसके लिए कई तरह के पेपर होते हैं, है ना, तो किसी मतलब ये ऐसा नहीं कि ये पूरे क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा, 6 का 6 नहीं, आपको 6 में से कोई एक क्राइटेरिया को भी अगर आप फुलफिल करते हैं तो भी दोस्तों आपको झारखंड का वासी माना जाएगा, झारखंडी माना जाएगा। और अगर आप झारखंडी के श्रेणी में आ जाएंगे, कैटेगरी में आ जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ये 60% वाले में फाइट कर सकते हैं। लेकिन ये 40% वाले में दोस्तों किसी भी स्टेट के लोग झारखंड में आकर के
झारखंड में नौकरी करने के लिए फाइट कर सकते हैं। ये नियोजन नीति जो है, जिसको झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संशोधित नियमावली 2023 का नाम दिया है सरकार ने, ठीक है। हालांकि आप में से जो भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी इन चीजों को समझ गए, आप अपना राय को बताइए कि क्या ये नियोजन नीति सही है? क्या 40% बाहरी लोगों को चांस मिलना चाहिए? क्योंकि अगर आप दूसरी जगह के नियमावली को उठा करके देखेंगे ना दोस्तों, तो आप बीइंग अ झारखंडी आप दूसरे स्टेट में जाइए और देखिए कि वहां के जो बी नॉन गैजेटेड वैकेंसी है, बी ग्रुप का, ठीक है, बी ग्रेड का वैकेंसी, क्या उसमें आपको फॉर्म डालने का मौका मिल रहा है? सी और डी ग्रेड में फॉर्म डालने का मौका मिल रहा है, और कितना परसेंट में मिल रहा है, कितना आरक्षण के साथ मिल रहा है, इस चीज को देखिए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद झारखंड सरकार की बेवकूफी की वजह से जो 40%, ये जो 40% है दोस्तों, ये 40% जो बाहरी लोगों को मौका दिया जा रहा है, इट मींस ऑब्वियस सी बात है कि 40% जो झारखंडी लोग हैं वो अपने अधिकार से वंचित अभी भी हो रहे हैं। हालांकि अलग बात है कि इन्होंने 60% जो है झारखंडियों को मौका दिया है। यही नियोजन नीति 2016 के पहले भी था, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ गए। अब देखिए, अब सवाल उठता है कि सर आपने ये तो समझा दिया कि नया नियमावली का नाम क्या रहेगा, नया नियमावली में क्या कुछ बदलाव किया गया है। जैसा कि मैंने बताया, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को मतलब जोड़ दिया गया है, जो आपका पेपर 2 का लैंग्वेज भाषा था। बाकी दोस्तों पेपर 2 का जो रीजनल लैंग्वेज का भाषा है, उसमें आपको किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है मुझे ये सवाल पूछे थे कि सर अब क्या हमें फिर से एक नए तरीके से तैयारी में लगना होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। पेपर 2 में किसी तरह का कोई भी छेड़खानी नहीं किया गया। जो पहले से थे लैंग्वेज पेपर, वो अगर आप सेलेक्ट किए हुए या फिर उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। सिर्फ बदलाव किया गया तो उसमें कुछ ऐड कर दिया गया, हटाया कुछ नहीं है, बदला कुछ नहीं गया, ठीक है। और ये जो 10th और 12th का जो सिस्टम है था वो खत्म कर दिया, क्योंकि इसके कारण से 60-40 है ना, इसी के जगह पे तो 60 और 40 लाना पड़ा है कि 60% झारखंड वाले लोग फाइट करेंगे, 40% दे दिया है कि भाई आप कहीं से भी हैं फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। अब अगला जो समस्या है, अगला जो आपके मन में जो डाउट आ रहा है वो, सर आखिर ये नियोजन नीति कब से लागू हो जाएगा? तो दोस्तों ये नियोजन नीति जो है वो अगले कैबिनेट में अगर चली जाती है ना, कैबिनेट के बैठक में अगर ये नियोजन नीति फाइनलाइज हो जाता है तो बहुत कम प्रोसीजर इसके बाद रहता है, क्योंकि इसके बाद फिर गवर्नर के पास जाना रहता है, और गवर्नर का जैसे ही साइन मोहर होता है उसके बाद ये लागू कर दिया जाता है। तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि, सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या सरकार जो है वो अगले कैबिनेट की बैठक में इस पे कुछ ठोस फैसला लेने वाली है या नहीं लेने वाली है। मुझे लगता है कि 90% संभावना है, ठीक है, 90% संभावना है कि अगले कैबिनेट में इसको लेकर आ रही है सरकार। अब इसलिए मैं बोल रहा हूं 90% संभावना है, क्योंकि दोस्तों सरकार पे जबरदस्त प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। हालांकि एक तो अभी भी सरकार ये डरी हुई है कि 60-40 के चक्कर में कहीं वो फिर से ना फंस जाए, ठीक है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग जो हैं इससे आक्रोशित भी हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं भाई वही हुआ ना कि ना मामू से अच्छा है कि काना मामू, मतलब कुछ नहीं से अच्छा कुछ नहीं, है ना। कुछ तो हो रहा है जो इतने सालों से, इतने महीने से वैकेंसीज आ करके, इतने बार एग्जाम हो करके जो बार बार रद्द हो रहा है, इससे अच्छा है कि भाई किसी प्रोसीजर से आप वैकेंसीज को क्लियर करा दीजिए, है ना, और नौकरी दे दीजिए। हालांकि ऐसा है कि 100 में से 60 झारखंडियों को नौकरी मिलेगा। बाहर में अगर ये 40% में आपका सिलेक्शन होता है तभी आप 61 में जा सकते हैं, नहीं तो 60 लोगों को नौकरी मिलेगा, ठीक है। तो अगली कैबिनेट में क्या कुछ होगा ये तो भाई कैबिनेट के बारे में या फिर कैबिनेट के बैठक से रिलेटेड ही पता चलेगा। हालांकि जैसे ही पता चलेगा कि कैबिनेट में जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसके बारे में हम आप लोग के बीच वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन आपको क्या लगता है इस नियोजन नीति से क्या कुछ सही होने वाला है, क्या कुछ गलत होने वाला है? क्या ये नियोजन नीति सही है, हाँ या ना में आप जवाब जरूर दे दोस्तों। और मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।